ओके। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एग्जाम का जो 2020 का पेपर है स्टैट्स का, डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये 2020 का पेपर है, तो लिखा होगा नाउ। ठीक है, डाउट्स बताओ। तो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे ऑलरेडी, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 10 सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। 5, ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, एग्जाम 2020 का है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, यू कैन सी हियर। अच्छा ओके, यहाँ पेपर देखेंगे बस। सो क्वेश्चन नंबर 5। सो ये 5th, ये वाला, ये है ना? यस सर। अच्छा, सो ये कह रहा है कि लेट E and F be two events, then which one of the following statement is not always true? कौन सा हमेशा ट्रू नहीं होगा, मतलब किसी पॉइंट पे फॉल्स हो सकता है। सो एक मिनट। तो इसमें क्या है, सो हम लोग देख रहे हैं IIT एग्जाम 2020 MS, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ऑप्शंस, देखो आप ध्यान से। जैसे ए थोड़ा सा उटपटांग है, सो इसमें ऐसा करते हैं, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है। जैसे मैं चलो स्टार्ट तो ए से ही करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग बात करते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, है ना? रात का टाइम है, सर्दी का ऐसे ही टाइम है, सो ऐसे ही नींद आ जाएगी वरना। सो E इंटरसेक्शन F जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके बारे में आप क्या जानते हो? अच्छा, ये कुछ ऐसा था, कौन सा रूल था? दिस इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, तो ये फॉर्मूला होता है। सो और यहाँ लेस देन इक्वल टू करा ना। सो यही गलत होगा। ये कौन सा फॉर्मूला, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना? ये एक रिजल्ट है, मे बी देखना रिजल्ट क्या है। कोई सो ए वाला एक्चुअली यहाँ पे क्या है, मैं फिर बाकी बताया। देखो बी ऑप्शन देखो एक बार, बी क्या बोल रहा है कि मैं ए पे आता हूँ वापस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अच्छा इसको लिखना हो तो लिख ही देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और 0, इन दोनों में क्या रिलेशन है? मतलब ये क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 होगा ना हमेशा। हाँ सर। सो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अब इससे भी लार्जर है, इससे भी लार्जर है, तो क्या होगा? दिस इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कॉमा 0। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, ये लेस देन। तो यही ऑप्शन गलत है एक तो,
है, इसको एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जैसे एज्यूम कर लो हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हाफ है, और ऐसा भी हो सकता है कि ई इंटरसेक्शन एफ जैसे इंडिपेंडेंट है मान लो, एक हमें गलत प्रूव करना, तो एक एग्जांपल काफी गलत करने के लिए। तो आप अगर यहाँ ट्राई करोगे कि अच्छा चेंज कर दिया सिस्टम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हारा हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हाफ है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी अगर इंडिपेंडेंट मान रहा हूं मैं तो? So 1/4. 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितनी होगी? हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितनी होगी? हाफ, है ना? Yes sir. ओके, तो उस केस में इसको जरा पुट करके देखो क्या आंसर देगा ये ट्रू देगा? सो इसमें पुट करोगे तो ये आ गया 1/4 इज लेस देन इक्वल टू मैक्स। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 आ जाएगी। ये ट्रू कह रहा है फॉल्स कह रहा है? चेक करो, ये भी 0 हो जाएगी, भी 0। 0 और 0 का मैक्सिमम क्या है? 0। तो आर यू गेटिंग समथिंग? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। नॉट ऑलवेज ट्रू, आपसे यही पूछा, नॉट ऑलवेज ट्रू, तो दिस इज फॉल्स। समटाइम्स मे बी ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर एग्जाम में तुम्हें सिंगल करेक्ट है, आगे चेक नहीं भी कर सकते हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो यू कैन लीव अदर ऑप्शंस, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। अगर मान लो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ है और पी ई पी एफ की बात करना है। चलो यहाँ पे आते हैं। सो मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ, ठीक है? ऑप्शन ए में ये आया तो इन्होंने गलत को दे रखा है। सो ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। एक्चुअली जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे जो पहले से हैं उनको ऑलरेडी सब किया होगा अपने क्लास में, बट जो बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे पास आए हैं ना, अभी ये जो हमने स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज और ये मिशन 50 जो स्टार्ट किया था, ये था कि हम कोशिश कर रहे हैं हर बच्चे का 50+ मार्क्स है। सो उसमें बहुत सारे 100-150 बच्चे नए आए, मतलब अराउंड 100 स्टूडेंट आए हैं। तो वो बच्चे जो नए ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए होगा कि सब कुछ नए होंगे, जिन्होंने पहले नहीं किए होंगे, बहुत सारे लोग किए होंगे ऑलरेडी। सो फिर भी मुझे सबको लेके चलना है, तो ठीक है। सो इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर इक्वल टू ये सेम चीज है। सो ये इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है, तो मैं अगर इसका कॉमन सॉल्यूशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? Greater than maximum. हाँ, दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा होगा, तो ये चीज है। तो देखो ये ऑप्शन ट्रू कह रहा है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो ऑप्शन बी जो है वो ट्रू रहेगा हमेशा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है? ये ऐसे देख लो। अब सी में ई यूनियन एफ है और ये क्वांटिटी, अब देख लेते हैं सी ऑप्शन में क्या है कि ई यूनियन एफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। आई थिंक ये बुल्स इनइक्वालिटी था ना, उस तरह से कुछ था। सो वो जो तब यूज कर रहे थे। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और पी ई प्लस पी एफ, इन दोनों में क्या रिलेशन है? Less than. सो ई यूनियन एफ इज Less लेस than. देन दिस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और 1 में क्या रिलेशन है? So less than you. ये भी लेस देन ही होगा। सो अगर दोनों से लेस है इसका क्या मतलब हुआ? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये तो कॉमन है ना, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू Minimum of दोनों में जो भी मिनिमम होगा, पीई प्लस पी एफ कॉमा 1, ठीक है? सो ये हो गया। सिमिलरली तो ये भी ट्रू है हमेशा, सो दिस ऑप्शन, यही ऑप्शन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सो सेम थिंग इज रिटन देयर, दिस इज ऑलवेज ट्रू। एंड अब ई इंटरसेक्शन एफ को देखना है, पी पी एफ को देखना है, ये भी आप जानते हो ऑलरेडी, सो यू नो ऑलरेडी दैट डी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? less than. तो लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लेस देन इक्वल टू क्या होगा, है ना? इन दोनों में शॉर्ट है ना, तो मिनिमम से भी स्मॉलर होगा। सो दैट इज द रिजल्ट, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो डी ऑप्शन भी हमेशा ट्रू होगा, सो डी भी ऑलवेज ट्रू होगा। सो ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, तो ए ऑप्शन है वो फॉल्स है। ओके, मतलब ए इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। फिफ्थ बात कौन सा था? सो ये क्लियर हुआ जिसका डाउट था? यस सर क्लियर है। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट 10th पूछा था किसी ने, है ना। सो 10th की अगर हम बात करें, थोड़ा क्लीन कर दूं ना। है ना, इस मतलब क्लास में हमने ये सब किया हुआ है, जो रेगुलर बच्चे हैं उन्होंने किया होगा पहले। ओके तो इसमें क्या है कि let x1 x2 xn be IID random variable having normal mu sigma square distribution where mu is real number, sigma is more than 0। so आपको w इन्होंने डिफाइन किया है कि 1/2n स्क्वायर है डबल समेशन xi माइनस xj, j की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, i की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ij पे अभी। सो अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ओपन करने पे कितने टर्म आएंगे टोटल, ओपन करने पे कितने आएंगे, मैं इधर लिखता हूँ, ये आपका 10th क्वेश्चन है 2020 का ही। इसमें आपसे ये बोला गया कि x1 x2 xn दे आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्या एक w दिया, आपको w दिया है 1/n स्क्वायर, है ना। सो 1/2n स्क्वायर, अच्छा 1/2n स्क्वायर डबल समेशन xi माइनस xj होल स्क्वायर, i फ्रॉम 1 मतलब i यहाँ पे है i from 1 to n and j from 1 to n। मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कितने टर्म आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल n into n minus 1। नहीं नहीं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, मान लो ऐसा है x1 माइनस x1 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल, मतलब पहले रो में i को 1 रखो, j को वैरी कराओ, चलता रहेगा कहाँ तक x1 माइनस xn होल स्क्वायर, फिर आगे आएगा प्लस, है ना, यहाँ पे फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा x2 माइनस xn होल स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक। सो जो लास्ट लाइन होगी xn माइनस x1 होल स्क्वायर, xn माइनस x2 होल स्क्वायर, xn माइनस xn होल स्क्वायर। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि डबल समेशन है। सो i के पास n चॉइस है, j के पास n चॉइस है, टोटल n स्क्वायर टर्म्स है। मैं बोल रहा हूँ डबल समेशन खोलने पे टोटल n स्क्वायर टर्म्स हैं। i के पास टोटल n चॉइस है 1 to n, j के पास टोटल n चॉइस है 1 to n, टोटल n स्क्वायर चॉइसेस हैं। बट हमें तो नॉन जीरो टर्म लेना है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना। सो देखो इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0। सो जो भी डायगोनल पे आए हैं वो सब 0 हो गया। तो इसमें कितने नॉन जीरो टर्म्स है आपको ये देखना है। टोटल n स्क्वायर टर्म था बट कितने नॉन जीरो टर्म्स है, n स्क्वायर माइनस n, n, हाँ n टर्म्स 0 हो गए। तो अब आपके पास टोटल n स्क्वायर माइनस n टर्म्स ही हैं जो नॉन जीरो है। तो ये w जो है w कंटेन्स n स्क्वायर माइनस n नॉन जीरो टर्म्स, बाकी तो 0 हो गए। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकालना, तो कांस्टेंट हो गया ना, 0 हो गया। ओके तो अब मैं थोड़ा बात करता हूँ अब ईच का डिस्ट्रीब्यूशन, जो बचे हैं कितने बचे हैं n स्क्वायर माइनस n टर्म्स, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देखते हैं। सो अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या कि इसी w को मैं अब थोड़ा ठीक से लिखता हूँ 1/2n स्क्वायर समेशन, यहाँ है j फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n, और यहाँ लिखूंगा मैं i डिफरेंट देन j। क्यों लिख रहा हूँ i डिफरेंट, क्योंकि जब i j इक्वल है तो वैल्यू 0 है इस टर्म की, जब i j इक्वल है टर्म क्या है 0 है। तो अब जब डिफरेंट लिख दिया मैंने, इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज जो है एक्चुअली, अब इसमें कितने टर्म्स होंगे, अभी मैंने डिफरेंट कर दिया, तो अब डिफरेंट कर दिया तो अब कितने टर्म्स हैं, मैंने i j डिफरेंट कर दिए। सो i के पास अब n चॉइस है और j के पास अब n माइनस 1 चॉइस है, क्योंकि i j आप इक्वल नहीं ले सकते। तो आपके पास टोटल n इंटू n माइनस 1 चॉइस जो कि n स्क्वायर माइनस n है, जो कि यहाँ लिखा है सेम चीज है। n स्क्वायर माइनस n चॉइस है, n इंटू n माइनस 1, ठीक है, n इंटू n माइनस 1, यहाँ n इंटू n था क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे जिसमें n टर्म्स 0 था। सो यहाँ पे अब क्या है कि आपके पास टोटल n स्क्वायर माइनस n टर्म्स है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, जो कि क्या है नॉन जीरो है। अब उन सब का आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सो इन सब का क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। बताओ सो पहले एक टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मुझे ये बताओ। तुम्हारा ईच xi था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मुझे ये बताओ x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये बताओ। इसी में नॉर्मल मीन कितना 0,2 सिग्मा स्क्वायर।
0,2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, जो मीन 0 है, वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर हो गया। ओके, अब मुझे इसको अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? √2 सिग्मा से डिवाइड सर। जी, तो इसको √2 सिग्मा से डिवाइड करते हैं। अब ये नॉर्मल 0 1 हो गया, और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर 1। Chi क्या? square 1. जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया काई स्क्वायर 1। सो ठीक है, ये काई स्क्वायर 1 हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या है कि उसी तरह यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो हर टर्म ऐसे ही होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, इसमें टोटल n स्क्वायर माइनस n टर्म्स हैं। सो दिस इज नाउ 1/2n स्क्वायर डबल समेशन xi माइनस xj। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ √2 सिग्मा से, क्यों? ताकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाए और इसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1 बन जाए। अब जो तुमने यहाँ डिवाइड किया उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ √2 सिग्मा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो ये टर्म तुमने डिवाइड किए, इसी को रीराइट कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो। सो जो आपके पास W है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बचा? सिग्मा स्क्वायर बाय n स्क्वायर डबल समेशन, यहाँ j फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n, एंड i इज डिफरेंट देन j। यहाँ i j डिफरेंट है, ठीक है, i डिफरेंट देन j एंड दे आर फ्रॉम 1 to n, ऐसे निकलो। अब बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी एक का, मतलब x इस पर्टिकुलर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? स्क्वायर 1। काई स्क्वायर 1, यस। अब आप कितने बार ऐड कर रहे हो इसको, ये समेशन कितनी बार है, मतलब कितने टर्म्स? n स्क्वायर माइनस n। हाँ, इतने टर्म्स पे समेशन, क्योंकि इतने नॉन जीरो टर्म्स हैं। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी ये बन जाएगी काई स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n, क्यों? क्योंकि उतने टर्म्स को ऐड कर रहा था। आपको पता है काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1, तो जो नया रैंडम वेरिएबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 होगा। सो उस प्रॉपर्टी से आपको w के बारे में पता चल गया कि दिस इनटू ये रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n है। अब क्या पूछा है, जब वो देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन निकाला मैंने। ये पूछ रहा है कि बायस्ड है, कंसिस्टेंट है। ओके, सो देखो, सो यहाँ से एक काम करो, एक्सपेक्टेशन फाइंड करो। सो व्हाट इज मीन ऑफ W? कोई बताओ, व्हाट इज मीन ऑफ W? सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर। सो काई स्क्वायर का मीन होता है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही उसका मीन है, सो n स्क्वायर माइनस n। तो क्वेश्चन ये है कि ये आ गया n स्क्वायर माइनस n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सो क्या ये इक्वल आया सिग्मा स्क्वायर के? नो सर। नो। सो यहाँ देखो, इस ऑप्शन ने पूछ रहा था तुमसे, ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है अनबायस्ड इज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्या ये बायस्ड है या अनबायस्ड है, पहले तो वो कर लो। तो अनबायस्ड वाले ऑप्शन आउट हो गया, ठीक है, ये बायस्ड है। अनबायस्ड क्यों नहीं है? अगर अनबायस्ड होता तो W का मीन सिग्मा स्क्वायर आता, है ना, अगर ये होता तो, बट ऐसा तो है नहीं। सो ये वाले ऑप्शन आउट हो गए। अब बचा क्या? A और C। सो A और C को देखते हैं। तो बायस्ड है, मतलब इनमें से एक करेक्ट हो सकता है। अब क्या डिफरेंट डिसाइड करना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, अब आपको ये डिसाइड करना है। तो चलो, अच्छा, अगर तुमसे मैं पूछ लूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ W, क्या आएगी? इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा दो, Sigma square. Sigma square. स्क्वायर, है ना, तो अनबायस नहीं है, लेकिन लिमिट कन्वर्ज करिए सिग्मा स्क्वायर। ओके, ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेरिएंस ऑफ W, इस W का वेरिएंस कितना है, इस W का वेरिएंस कितना है, कोई So बताओ? sigma to the power 4 by 2 n to the power टाइम्स सिग्मा स्क्वायर माइनस n। 2n square minus n. राइट, क्योंकि काई स्क्वायर n का जो मीन है वो 2, मीन तो n ही होता है, वेरिएंस 2n होता है। सो उसके हिसाब से, सो ये आ गया आपके पास 2 टाइम n स्क्वायर माइनस n सिग्मा 4 अपॉन n की पावर 4। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ W, 0 sir. 0। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है ना, तो ये 0 आंसर होगा। तो आपने यहाँ से ये देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W इक्वल नहीं था सिग्मा स्क्वायर के, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ W कन्वर्जेस टू सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ W कन्वर्जेस टू 0। सो ये थ्योरम है जो कि कहता है W इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और ये कहता है कि W इज बायस्ड एस्टिमेटर
ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो बायस्ड था और कंसिस्टेंट था। सो अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया, फिर मीन वेरिएंस निकाले और उससे हमने चेक किया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि सिग्मा स्क्वायर बायस्ड है और कंसिस्टेंट है, तो ये आउट हो गया, ठीक है। जिनका डाउट है स्पेशली, हाँ हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 सर। क्वेश्चन नंबर 19, Question 20. ओके 19 और 20। सो 19 एंड 20, ठीक है। तो पहले 19 देख लेते हैं। सो 19 कह रहा है अ पैकेट कंटेन्स 10 डिस्टिंग्विशेबल फायर क्रैकर्स, मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फायर क्रैकर्स आउट ऑफ व्हिच 4 आर डिफेक्टिव। एक पैकेट में 10 मतलब क्या पटाखे हैं ना, सो उसमें 4 डिफेक्टिव है। सो अब कह रहा है कि इफ 3 फायर क्रैकर्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट from the packet, then the probability that all 3 firecrackers are defective equals। तो आपके पास उसमें 4 डिफेक्टिव है। देखो कई सारे तरीके हैं। अगर मैं ऐसा बोल लूं x बराबर नंबर ऑफ डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स, मान लो ऐसा है डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स, तो मुझे ये बताओ कि पहले तो ये बताओ कि तुम कितने फायर क्रैकर्स ड्रॉ कर रहे हो, कितने ड्रॉ किए? 3, 3। तो n की वैल्यू 3 है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इज 3। x लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स, तो उन 3 में कितने डिफेक्टिव निकल सकते हैं? 3 सर। 1, 2, 3। 0 या 1 या 2 या 3, यही है। यस सर। ओके, किसी एक फायर क्रैकर को डिफेक्टिव होने के क्या चांस है? स्मॉल p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल ना। सो व्हाट इज स्मॉल p? एक फायर क्रैकर के डिफेक्टिव होने के क्या चांस है? 4/10। 4/10, yes, there are 4 out of 10, 4/10, तो q हो जाएगा 6/10। और यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा x is binomial 3,4/10। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? सर विदाउट रिप्लेसमेंट। Oh, one minute, yes, so that is the mistake I'm doing, हाँ, वो yes, हाँ, ये नहीं लगा सकते, तो मुझे फिर वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट है, आप बाइनोमियल हाइपर ज्योमेट्री। हाइपर ज्योमेट्री डायरेक्टली हो जाएगा, हाइपर ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो या सॉरी, ये मैं मिस्टेक कर रहा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये भी है, क्योंकि बाइनोमियल आप तभी लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बाइनोमियल क्यों नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए होता है बाइनोमियल में कंडीशन कि ईच ट्रायल शुड बी बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल का मतलब हो गया कि हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे फॉर फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट हमने ड्रॉ किए फायर क्रैकर्स, वो डिफेक्टिव होने का क्या चांस है? 4/10। अब मान लो पहला डिफेक्टिव था, उसको आउट कर दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, उसको आउट कर दिया। सेकंड डिफेक्टिव है, क्या चांस है? 3/9। हाँ 3/9। सो ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, जबकि बाइनोमियल लगाने के लिए आपके पास क्या रेस्ट्रिक्शन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल एंड ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ वो अवॉइड हो रहा होगा ड्यू टू दिस कंडीशन, जो कि मैंने गलती की है। हाँ, तो अब ठीक से करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब सीधा कर लो ना, 4c3/10c3, अगर ऐसा है तो इससे ही काम हो जाएगा। हाँ, इनडायरेक्टली हाइपरज्योमेट्रिक यूजर आगे इफ यू आर थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। सो ठीक है, चेक करो। सो इसने कहा था कि आप कितने ड्रॉ कर रहे हो, कितने फायर क्रैकर ड्रॉ कर रहे हैं? 3। 3 ना, तो टोटल 10 में से आप 3 ड्रॉ कर रहे हैं, तो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। सो टोटल 10 है, उसमें 3 ड्रॉ करने के क्या तरीके हैं? 10 चूज 3, एंड आपके पास डिफेक्टिव 4 हैं, तो कह रहा है कि ऑल 3 आर डिफेक्टिव। तो ऑल 3 डिफेक्टिव कब हो सकता है? जब वो 3 जो आपने ड्रॉ किए वो कहां से आए होंगे? इन 4 में से, ये सुनो। हाँ सर। ठीक है, चेक करो कितना आता है ये। 4c3 तो 4 आ जाएगा, 10c3 120। ये आई थिंक ये आएगा। सो चेक करो, 120। 4/120। यस सर, 1/30। ओके, सो 3 से काटेंगे, 3 3 जा, 3 2 जा, 2 4 जा, ठीक है। तो कितना आ गया? 1/30। हाँ सर। तो कौन आंसर चेक करो? ए ऐसे आंसर, ए है ऐसे आंसर। आंसर ए है। ओके, सो मींस व्हाट? समथिंग इज रॉन्ग देन? नो सर, सी है सर, वहां पे आंसर भूल दिया हुआ था। हाँ, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो।
या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो दो तरीका है कि तीनों डिफेक्टिव होने चाहिए, तो पहला डिफेक्टिव में क्या चांस है, कोई बताओ, फर्स्ट डिफेक्टिव में क्या 4 चांस? by 10, 4 by 10. 4/10। अब एक बाहर हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट ना, एक बाहर हो गया। दूसरा डिफेक्टिव में क्या चांस है? 3 by 9, 3/9, वो भी बाहर हो गया। अब तीसरा डिफेक्टिव में क्या चांस है? 2 by 8. 2/8, ठीक है ना, क्योंकि पहले 10 में 4 डिफेक्टिव थे, एक बाहर हो गया, 10 में 9 में 3 डिफेक्टिव होंगे, एक और बाहर हो गया, तो 8 में 2 डिफेक्टिव है। इसको कैलकुलेट करो, ये भी सेम आंसर देना चाहिए, चेक करो। 3 3 9, 2 4 जा, 4 4 कैंसिल, 1/30, इज इट फाइन? तो इससे भी हो गया, हाँ सर। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया। E1 मतलब पहला डिफेक्टिव, E2 दूसरा डिफेक्टिव, E3 तीसरा डिफेक्टिव, ठीक है। सो इससे भी कर सकते हो, वही चीज है, या इसे 4C3/10 देता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है ना। सो हाँ आपको सर। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो बाइनोम में लगा पाते, है ना, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहती है। यहाँ डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए हम बाइनोमियल नहीं लगा सकते। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 20 था किसी का। सो चलिए 20 में ये है कि ठीक है, 20 वाला ना। So x1, x2, x3, x4 be IID random variable having continuous distribution. Then probability x3 less than x2 less than maximum of x1, x4 equals. So देखो मैं इसको इधर करता हूँ, ठीक है। So just अभी जो 19 कर रहे थे वो बहुत सा 4C3/10C3, इससे आंसर 1/30 आ गया। 20 इसमें ये है कि आपको बोला गया है कि x1, x2, x3, x4 दे आर IID। ये IID है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, IID है और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो है ना, कोई भी f थीटा x है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो होगा x2 less than x3 less than maximum of x1, x4, something like this। so चेक कर लेते हैं, 2 3 1 4 3 2 1 4 है ना, तो यहाँ 3 है। सो यहाँ पे पहले 3 है, x3 less than x2, ओके। अब ये भी आप लोग को बहुत सारे लोग ऑलरेडी आता है। देखो मैक्सिमम x4 का तुम ये बताओ कि मैक्सिमम ऑफ x1 और x4 क्या हो सकता है, कोई भी एक, या तो इन दोनों में जो लार्जर होगा। तो एक केस ले लो पहले तुम, कि चलो मान लो मैं पहला केस लेता हूं, फर्स्ट केस, कि चलो x1 लार्जर है, क्या है, x1 लार्जर है। अच्छा मुझे एक चीज पहले ये बताओ कि अगर मैं इस ऑर्डर में अरेंज करूं इस डेटा को, सो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, अगर ये 4 नंबर IID है तो अगर इस ऑर्डर में अरेंज करूं, सो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा इस ऑर्डर में अरेंज करने, x1, x2, x3, x4 कहीं भी रख सकते हैं हम। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, 4 factorial, 4 फैक्टोरियल कितना आ गया, 24. 24। तो एक तो इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये रिलेशन इन 24 में से कितनी बार, मतलब कौन कौन सा पॉसिबल है इस केस में। तो इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ मैक्सिमम को, तो आपको समझ आएगा कि लाइक ये उनमें से कितने बार है ना। 24 टोटल अगर लिखोगे आप, जस्ट लाइक x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, लाइक दिस, इफ यू मेक ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, सो देयर आर 24 अरेंजमेंट्स। अब उनमें देखो ये कितनी बार है ना, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इसका कितना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई है नहीं कि आप यूज करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो वैसा तो कुछ है नहीं। सो यू हैव टू डू दिस वे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला केस मैं मान रहा हूँ कि x1 लार्जर है, इसका क्या मतलब हुआ कि x4 जो है x1 से छोटी है, नहीं मतलब ना, इज इट फाइन। मैं बोल रहा हूँ x1 x4 में मैक्सिमम x1 है, मैंने माना है। दूसरा केस में हो सकता है कि मैं अज्यूम करूंगा x4 मैक्सिमम है, तो अभी मान लो x4 मैक्सिमम है, x1 मैक्सिमम है, तो इसका मतलब x4 मिनिमम होगा, तो x4 छोटा होगा x1 से। ट्रू और ये सही है गलत है, समझ आ रहा है ये, यस और नो, Yes sir. ठीक है ना। अब तुम देखो इस तरह के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं जहां x4 छोटा हो x1 से। यहाँ तुमने ये डिसाइड किया कि x4 छोटा है x1 से, अब बाकी 4 भी तो हैं, तो यहाँ तुम्हारे पास है x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्सिमम जो भी है, तो तुमने यहाँ अज्यूम किया मैक्सिमम x1 है, तो एक केस x1 हो सकता है। अब x4 कहाँ कहाँ हो सकता है,
x4 छोटा है x1 से, तो वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि x4 को छोटा ही तो होना चाहिए x1 से, वो कहीं भी हो सकता है। सो लाइक इसमें क्या क्या केसेस हैं, देखो मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें। तो इसमें जो ये तरह केसेस हैं, एक केस हो सकता है, मैं इसी को लिख रहा हूँ जस्ट, x3 लेस देन x2 लेस देन x4 लेस देन x1, और हो सकता है x3 लेस देन x1 लेस देन x2, नो सॉरी, x4 लेस देन x2 लेस देन x1, और एक केस हो सकता है कि x4 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x1. So see, in every cases x1 is less than x4 is less than x1, x4 is less than x1, x4 is less than x1. और कोई पॉसिबिलिटी है x4 x1 से आगे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पे स्ट्रिक्टली है ना, ये स्ट्रिक्ट है, सो समझ रहा ना, यहाँ x4 नहीं आ सकता क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि x1 is maximum among x1 x4. तो 3 केस ये हो गए, और दूसरे सिचुएशन में और कितने केस बनेंगे? अगर ऐसा होता, सेकंड केस है कि x1 x4 में अगर x4 बड़ा है मान लो, सो इफ x4 इज मैक्सिमम, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन. सो अगर x4 मैक्सिमम है x1 x4 में, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि x1 इज लेस देन x4 नाउ, तो वैसे 3 केस और आएंगे, राइट? नो मतलब समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा है? 6/24. ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि x3 लेस देन, ये दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज, तो इसी को लिखना है आपको ठीक से. तो x3 लेस देन x2 लेस देन हमने माना है कि मैक्सिमम है यहाँ पे x4, तो x4 मैक्सिमम है, सबसे आगे होगा, उसके पीछे x1 हो सकता है. और सिचुएशन है कि x3 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x4, और सिचुएशन है कि x1 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x4. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार x1 लेस देन x4 है, x1 लेस देन x4 है, x1 लेस देन x4 है, बाकी ऑर्डर हमने जो क्वेश्चन बोला उसी ऑर्डर में रखा है. सो बस जो मैक्सिमम है वो राइट में, बाकी जो मिनिमम वाला है वो कहीं भी हो सकता है इन तीनों में से. सो 3 केस यहाँ है, 3 केस यहाँ है, टोटल कितने केस हुए? 6 आउट ऑफ 24. तो 1/4 आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है ना, इसका आंसर 1/4 होगा, तो आंसर चेक कर सकते हो, इसमें आंसर की अटैच्ड है. Yes, sir. C. चलो नेक्स्ट. और 20 के बाद कौन सा है? 23 सर. अच्छा एक मिनट, 1 by 1. 23. एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. 23 है ना ये वाला, ठीक. तो ये कह रहा है कि 23 ना, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स with probability of success in each trial being 1/3. ठीक है, consider a sequence of independent Bernoulli trials with probability of success in each trial being 1/3. So P probability of success 1/3 है, और 1 by कितना हो जाएगा 2/3 फिर probability of failure. X denote the number of trials required to get second success. X number of trial required to get second success. तो ये तुम्हें देख के क्या आइडिया लग रहा है कि ये कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा? नेगेटिव बाइनोमियल. नेगेटिव बाइनोमियल आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, x इज नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस. दो तरह के केस हैं, एक ये होता है नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर RH सक्सेस. सो दोनों के अलग अलग PDF PMF है, आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक के भी 2 PDF, क्योंकि ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का. तो अभी के लिए क्या होगा, x नोट नंबर ऑफ ट्रायल, तो ठीक है नेगेटिव बाइनोमियल लगा लेते हैं. देखो पहले तो तुम्हें दिया है P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3, ठीक है, और अब बोल रहा है कि
x है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 2 सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 है क्योंकि उसमें होता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट r सक्सेस। इसका मतलब यही है कि लाइक लास्ट वाला सक्सेस होगा r सक्सेस। सो मुझे बताओ इस केस में व्हाट इज द PMF, कोई बताओ। इज इट x minus 1 choose r minus 1 p की पावर r minus 1 q की पावर x minus r into p। ये लास्ट में जो p लिख रहा हूँ ये दूसरा वाला सक्सेस का है, मतलब यहाँ पे x में लिख कर जनरल लिख रहा हूँ, तो ये दोनों कंबाइन होके ये r हो जाता है। ये सही है PMF इस रैंडम वेरिएबल के लिए? हाँ सर। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ ट्रायल है, कम से कम एक ट्रायल तो होना ही चाहिए, चलता रहेगा। ठीक है, ओके। आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, तो पुट कर लो x को 2। एक मिनट, सॉरी, हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 2 सक्सेस ना। सो एक मिनट, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, सर r equals to 2 है। हाँ r इज इक्वल टू है, क्वेश्चन क्या है, r2 है ना। देन प्रोबेबिलिटी, अच्छा x मोर देन इक्वल टू 5 पूछ रहा है, r इज इक्वल टू 2 है, यस। सो r इज इक्वल टू 2 है कि r हमारे पास 2 यहाँ दे रखा है ना, सो r को 2 रख दो, तो क्या आएगा x minus 1 choose 1, यही ना। एंड कैसे निकालना चाहोगे, हाफ की पावर 2 और हाफ की पावर कितना, x minus 2, ठीक है। हाँ सर। तो और x की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये PMF हो गया आपका। इस क्वेश्चन के लिए तो r2 रखना है बस। तो नेगेटिव बाइनोमियल है, r की वैल्यू 2 दे रखी है। तो क्या होगा, अब इसका आपको सम निकालना है। तो उसने बोला है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5, तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5, ऐसे कर लें। तो मोर देन इक्वल 5 लेस देन 5 कर दो, तो क्या दिक्कत है, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है वैसे करना है। तो फिर वो समेशन लगाना पड़ेगा, NCx NC1 n होता है ना, तो x माइनस 1 हो जाएगा ये। तो सिंपली नहीं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज जस्ट, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करता मैं तो ये x माइनस 1 टाइम हाफ की पावर कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। और x की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट, तो इजी है ना, इससे ही कर लो ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 4, खत्म। तो 1 माइनस कर दिया, ये चाहिए था। सो पुट कर लो अब x को, ये तुम्हारा PMF है ऑलरेडी, इसमें पुट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है फाइनल। अब 1 बाय 1 पुट। इसमें x की वैल्यू 2 से 2 3 4 ऐसी होगी ना? अच्छा एक, ओ 1 मिनट। सो हमें क्या देखना था, लेट मी चेक फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस, R सक्सेस ना। ओ ओके ओके, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया ना, x की वैल्यू क्या होगी, 8 से स्टार्ट होता है ना, हाँ R सर। R अच्छा यस, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ R सक्सेस मिलना है ना। तो R सक्सेस कब मिलेगा, जब कम से कम R ट्रायल तो हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, तो मतलब एक ट्रायल में 2 सक्सेस कैसे आएगा। सो ओके ओके 2 3 4 राइट राइट। तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना निकालने में, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा उसके। सो मतलब 0 हो जाएगा ना। सो ये मतलब अगर पुट भी कर दोगे तो 0 हो गया एक्चुअली, 0 अदरवाइज होता है ना। यहाँ तुमने अगर पुट कर दिया तो ये आंसर 0 हो जाएगा 1 पे, ये चीज है। मतलब जिसने अगर पुट किया तो क्या 0 हो जाएगा ना। तो नहीं लिखते हैं, जो सपोर्ट के बाहर है उसको नहीं लिखते हम लोग, 0 अदरवाइज होता है तो वो अदरवाइज में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लो। हाँ कितना आया, 1 माइनस दिस, हाँ इसको पुट करो, क्या आंसर आता है। अब ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा। ऐसे वो 0 हो जाता, तो क्योंकि वो बाकी 0 अदरवाइज में चला जाता है, तो 1 2 3 वो सब जो है 1 वाला, इसमें 1 वाला 0 अदरवाइज में चला जाता है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। चेक करो पुट करे क्या आंसर आ रहा है, मैच कर रहा नहीं कर रहा, आंसर की इसमें अटैच्ड है, तो मैं दिखा देता हूँ।
16/27 आ रहा है सर। ये उनमें से 16/27। 16/27। बाकी लोग ये यार आपका भी So 5/16. 5/16 अलग अलग आंसर क्यों? 16 नहीं आ रहा। ओके चेक करो पुट करो। इसमें पुट करना है, ये दिख रहा है ना पीएमएफ, इसमें पुट करना 1 by 1। हाँ सर, उसी में पुट किया 5/16 आ रहा है। अच्छा ठीक है। सो बाकी लोग चेक कर लो जिनका अलग आ रहा है, जस्ट वेरीफाइड। 5/16 आ रहा है। ठीक है ना, तो यही फाइनल होगा। सर बट आंसर की में 16/21 ओ 27 था शायद 16। अरे ओ तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया एक चीज, मैंने अब पीक्यू क्या रख दिया। अरे यार मैं कितनी गलतियां करता हूँ। हमें पीक्यू क्या दिया था? 1/3 2/3। हाँ वो मैंने गलती कर दिया ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट, ध्यान नहीं देता मैं भी, एब्सेंट माइंडेड है ना। सो एक्चुअली यहाँ पे पीक्यू ठीक करो। मैंने हाफ अज्यूम कर लिया। सो हमें पीक्यू तो दे रखा है ना, तो मैंने हाफ डाल दिया उसको, इस चक्कर में गलती हो गया। 1/3 की पावर r और 2/3 की पावर x माइनस r, ठीक है ना, वो मैंने अज्यूम कर लिया है। अब करो x माइनस r तो तुम्हारे पास 2 था, तो यहाँ पे ठीक है ना, ये 2 और ये x माइनस 2। अच्छा ये मेरी गलती, कोई नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर एक बार ठीक से। सो दिस इज x माइनस 1 टाइम, अब ऊपर हो गया 2 की पावर x माइनस, जैसे भी कर लो तुम, सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। जब तुम इसको रखोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा ये। सो दिस इज x माइनस 1 टाइम दिस। चेक कर लो, मैंने गलती ना कैलकुलेशन, हमने पी क्यू p 1/3 था, q 2/3 क्वेश्चन में गिवन है। है 0.5925। 0.59 ये कह रहे हो आप? हाँ सर 25। देख लो फ्रैक्शन में, वो ऑप्शन फ्रैक्शन में है शायद ना। सो क्या है ऑप्शन? हाँ ऑप्शन फ्रैक्शन में है, सो उसके हिसाब से देख। So 16/27 आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो वो शुरू में पी क्यू हाफ गलती से ले लिया था, तो इसलिए गलती हो गया था। आपको पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू क्या है, तो वो पुट करना है। और ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने जस्ट। और इस फॉर्मूले में आर की जगह 2 रखना है, तो 2 रख दिया हमने। तो अब इससे हमारा प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 रख के। ठीक, आगे बढ़े। इसमें किसी को अभी डाउट है अभी भी इस क्वेश्चन में? फाइन है अब? नो सर। ठीक है ना। हाँ 30 सर। 23 के बाद 22. 22। अच्छा, ये कह रहा है Z1 Z2 जो है IID नॉर्मल 01 है, तो बताओ Z1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? का स्क्वायर 1। हाँ Z2 स्क्वायर का सेम का Pi स्क्वायर square 1. तो ऐड हो गया, कितना हो गया डिस्ट्रीब्यूशन Y का? का स्क्वायर 2।
काई स्क्वायर 2 और एक्सपोनेंशियल हाफ सेम पीडीएफ होता है। लाइक इसका आएगा 2e की पावर माइनस सॉरी मीन 2 वाला, काई स्क्वायर 2 का और एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। मीन 2 कब आएगा? जब हाफ e की पावर माइनस y बाई 2। तो ये y का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये काई स्क्वायर 2 का भी डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है और एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 का भी यही होता है, कोइंसिडेंस है। ओके, जस्ट 2 पे। सो अब पूछ रहा है y मोर देन 4, ये निकल जाएगा यस Yes, सर। है ना। जस्ट यू इंटीग्रेट 4 टू इन्फिनिटी, इसको पीडीएफ को जो मैंने लिखा है हाफ e की पावर माइनस y बाई 2 dy 4 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक सर सर जी। सर हाँ, काई one by- स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 2 कैसे हो जाएगा? ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वो कैसे हो जाएगा, गुड क्वेश्चन। सो देखो, इसका जब हमने पढ़ा होगा थ्योरम्स, जब हमने प्रूफ भी किए होंगे इसके, तो वो देख लेते हैं। तो हम लोग थ्योरम लिख रहे हैं, ठीक है। थ्योरम में क्या होता है कि x1 इज अ रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर 1, x2 इज अ रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर 1। मतलब ऐसा बोले कि x1 x2 आर आई आई डी काई स्क्वायर 1। ओके, सो आपको पता है कि x1 प्लस x2 का mgf क्या होता है जब इंडिपेंडेंट है? तो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। हाँ, सो mx1t इंटू mx2t, ठीक है। अब बताओ काई स्क्वायर 1 का mgf क्या होता है? 1 माइनस 2t रेज टू माइनस है ना, 1। काई स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ गामा, ठीक है ना। हाँ तो बोलो। 1 माइनस 2t रेज टू माइनस 1 बाई 2। दिस यस सर। ये काई स्क्वायर n जो होता है n बाई 2 होता है ना शायद। सो 1 बाई 2 यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ हो गया 1 माइनस 2t, इसकी सेम mgf होगा बिकॉज दोनों IID है। IID के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेम मीन, सेम वेरिएंस, सेम पीडीएफ, सेम mgf। फाइन, चलो तो ये कितना आ गया? 1 माइनस 2t की पावर माइनस 1। अब चेक करो ये किसका mgf होगा। सो यहां से मुझे मिला, हाँ तो आप देख लो x1 प्लस x2 जो है, आप देखो या तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 का भी ये है, आप देख सकते हो x1 प्लस x2 काई स्क्वायर 2 का भी यही होगा। आप चेक करो काई स्क्वायर n का mgf क्या है उसमें, या x1 प्लस x2 गामा विथ अल्फा एज 2 एंड 2 नहीं, अल्फा क्या होगा? माइनस 1, मतलब 1 पावर होता है ना। दिस इज अल्फा एंड बीटा इज 2, ठीक है। एंड दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू काई स्क्वायर 2। आर यू गेटिंग? सो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, exponential with mean 2 is identically distributed to chi-square 2 and this is identically distributed to gamma 1, 2. So is it clear? Yes, sir. हाँ, तो ये हमने प्रूव कर दिया इस थ्योरम से कि अगर कोई दो रैंडम वेरिएबल है, दोनों का इंडिविजुअली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उसका सम भी काई स्क्वायर 2 होता है। मतलब काई स्क्वायर 1 जो रैंडम वेरिएबल, तो नए रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रूफ थ्योरम। ओके सर जी, अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते z1 z2 z3 का स्क्वायर, तो वो काई स्क्वायर 3 हो जाता। यस, ये जनरलाइज भी है। ओके सर। x1 x2 xn they are IID chi square 1 for example, so then summation will have chi square n, ठीक है। सो ये हो जाएगा। ओके सर जी, सर बट अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि x1 प्लस x2 माइनस x3 ये अगर नॉर्मल 0 1 है तो फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो यहाँ पर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 ही बोलते हैं, मतलब वैसा क्वेश्चन रहता है तब। फिर से बोलो, जैसे x1 प्लस x2 माइनस x3, इस तरह से।
हाँ सर, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि x1 प्लस x2 माइनस x3 अपॉन y1 प्लस y2 माइनस ऐसा कुछ, और उनका होल स्क्वायर था। और इनका हमने नॉर्मल 0 1 थे सारे IID, और फिर हमने इसको वेरिएंस से डिवाइड करके उसको f डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था। तो ऊपर का भी का स्क्वायर 1 आ गया था और नीचे का भी का स्क्वायर 1, तो f 1 1 हो गया था। तो उसमें क्यों 1 1 लिया और 3 वगैरह नहीं लिया? उसमें क्यों 1 1 लिया और 3 वगैरह नहीं लिया, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है ना जैसे। हाँ, वहां ऐसा है, देखो आपको समझना पड़ेगा, ये अलग चीज है। यहाँ क्या था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर था। अगर हमारा होता y, हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन होता Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, सो दिस टू आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 1 है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 1 है, तो सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल विद काई स्क्वायर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन देयर काई स्क्वायर 2। यहाँ पे काई स्क्वायर 2 में नहीं आएगा, काई स्क्वायर 1 में ही आएगा, जो आप कह रहे हो। क्यों? तो इसमें ऐसा होगा कि जो Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2 है, वो नॉर्मल 0,2 हो जाएगा इसका वेरिएंस, क्योंकि Z1 था नॉर्मल 0 1 और Z2 भी है नॉर्मल 0 1, तो Z1 प्लस Z2 मीन 0 वेरिएंस 2 हो गया, दे आर इंडिपेंडेंट गिवन है। सो अब नॉर्मल 0 2, तो इसके स्टैंडर्ड जो आप कह रहे थे वही मैं कर रहा हूँ, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन √2 से डिवाइड किया, तो अब ये हो गया नॉर्मल 0 1, मीन तो 0 है तो मीन सब्ट्रैक्ट किया, 0 घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड किया। अब इसका आप स्क्वायर करोगे Z1 प्लस Z2 अपॉन √2 होल स्क्वायर, सो दैट इज काई स्क्वायर 1 नाउ। ये 2 नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि 2 काई स्क्वायर 1 का सम यहाँ पे नहीं है इस केस में। हाँ सर। तो जहां स्क्वायर करके सम है, काई स्क्वायर 1 अकेला है, काई स्क्वायर 1 अकेला है, हियर इट इज नॉट काई स्क्वायर 1, इट इज नॉट काई स्क्वायर 1, दैट्स व्हाई। ठीक है, ऐसे अच्छा आपने पूछ लिया ताकि बाकी लोगों का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा, नेक्स्ट बताइए। 37 उसका बी ऑप्शन। सीधा 37, उससे पहले कोई नहीं? सर 30 ओके, जी, तो 30 कह रहा है कि let x1 x2 xn be random sample from distribution with PDF this much. Okay, h0 है θ1, h1 है θ more than 1, uniformly most powerful test of size alpha। अच्छा, तो एक्चुअली दैट वुड रिजेक्ट h0 if, इस साल में पूछ दिया था क्योंकि सिलेबस रिवाइज हुआ था, हालांकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्चुअली 22 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, ठीक है ना, 22 का जो एग्जाम था उसमें बहुत चेंजेस हुए थे, ये 22 से पहले वाले हैं, तो उस समय बहुत कुछ था, जो 22 के बाद कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड हुआ था। एनीवे, इस क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आपको, क्योंकि ऐसे तो ये निकालने का कोई थ्योरम नहीं है हमारे पास, बट इसने लॉजिक ये लगाया है कि आपको बस ये देखना है कि ये जो ये क्वांटिटी है, ये हर चारों ऑप्शन में सेम ही है, आप देख पा रहे हो, है ना? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं? चलो, हाँ इधर सर। इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। ये मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? हाँ, LRT से नहीं कर सकते क्या? LRT से आप कर सकते हो, किया जा सकता है, लेकिन वो हमने मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा होगा ना, ये कंपोजिट हो गया, तो इसकी गारंटी कहाँ से लोगे? हो जाएगा, LRT से भी हो जाएगा, आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट करोगे उससे भी होगा, लेकिन चूंकि हमने जो नीमन पियर्सन लेमा पढ़ा है, इस बार सिर्फ नीमन पियर्सन लेमा है ना, मतलब मैं बोला 22 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, 22 से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी थी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मैथ्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है ना, बीच में आता होगा ना, कुछ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, लेकिन वो अब नहीं है। तो हाँ, LRT में यहाँ पे एमएलई पुट करना पड़ेगा इस वन पे। यस यस, अगर LRT लगाओगे तो डिनोमिनेटर में एमएलई रखना पड़ेगा। सो एनीवे, उससे मत करो, उसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि मोस्ट पावरफुल बनाने में तुम्हें हमारे पास ये नहीं है तरीका कि कंपोजिट में कैसे बनाएंगे, सिंपल वर्सेस सिंपल में नीमन पियर्सन लेमा है, तो इसका तरीका सिंपल ये है कि तुम मुझे बताओ y बराबर, अगर मैं माइनस लॉग 1 माइनस x लेता हूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये बताओ सिंपली।
ठीक है, ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको यूज करो और मुझे ये बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन से। x का पीडीएफ ये है, सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। से एक्सपोनेंशियल विद मीन 1। एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 है ना, ओके श्योर। नहीं एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है यू आर फाइन, यू आर राइट। सो ये 2 है ना, ये बाहर आएगा तो क्या होगा, ये पावर में जो 2 है, ठीक है, यू आर राइट। चलो इसको मैं इधर लिखता हूँ 30। सो 30th क्वेश्चन जो है कि आपके पास x का पीडीएफ दे रखा है, fx of x you have already, theta 1 minus x की पावर theta minus 1, theta 1 minus x की पावर theta minus 1, 0, x between 0 and 1, theta more than 0 है ना, अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे मैं पूछ रहा था। अच्छा जो मुझे चाहिए ऑप्शंस में जो यूज किया इन्होंने, ऐसा यूज किया माइनस समेशन log 1 माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, ये है ना। सो स्क्वायर को नीचे बुला लो, तो -2 मतलब समेशन में समेशन बाहर लगाओ i फ्रॉम 1 तो ये एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा। हाँ राइट, मतलब काई स्क्वायर 2 हो जाएगा ये। हाँ काई स्क्वायर 2। क्या करो y अगर लोगे -2 log 1 माइनस एक्स, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, सो यू विल गेट काई स्क्वायर 2 दैट इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 आएगा, ठीक है ना। मतलब इफ यू फाइंड द पीडीएफ तो y का पीडीएफ आपको मिलेगा ये वाला 1/2 e की पावर माइनस y/2, ये y का पीडीएफ आएगा, यू जस्ट यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पीडीएफ आएगा, काई स्क्वायर 2 हो गया इसका, मतलब ईच एक्स आई कोई ले लो, अब ये समेशन है, सो काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 2 कितनी बार ऐड कर रहे हो, n बार, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। 12। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा मैं इसको, सो log 1 माइनस एक्स आई होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n, फाइन ओके। सब देखो, सो जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो इसी के टर्म में आएगा, जो मतलब c की वैल्यू आती है लेस देन इक्वल टू c, यहाँ पे है ना। तो देखो यहाँ पे काई स्क्वायर n है, काई स्क्वायर n है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया, ठीक है। काई स्क्वायर 2n काई स्क्वायर 2n, क्योंकि जब आप अल्फा यूज करोगे, अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, है ना। सो जो भी क्रिटिकल रीजन आया होगा, तो जब आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी के टर्म में आएगा, इसके टर्म में आपका ना c की वैल्यू आती है, तो यहाँ 2n है, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन आउट हो गया। क्यों हो गया, ये बोल रहा है काई स्क्वायर n होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है, काई स्क्वायर 2n है। अब यहाँ डिसाइड करना 1 माइनस अल्फा वैलिड है या अल्फा वैलिड है। सो आपको ये भी पता है कि चलो तत्काल मैं इसको t बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, इसको t बोल देता हूँ। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, सो आई एम सेइंग t, दिस क्वांटिटी को t बोल रहा हूँ, सो t का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 2n, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी t मोर देन काई स्क्वायर 2n, है ना, मतलब जो उन्होंने टर्म यूज किया, देखो सी ऑप्शन में क्या टर्म है, यहाँ क्या टर्म है, ए ऑप्शन में क्या टर्म है, काई स्क्वायर 2n होने से अल्फा काई स्क्वायर 2n, बस ये चेक करता हूँ कि यहाँ क्या बोला इसने, साइज अल्फा दिया ना, तो मैं साइज निकाल रहा हूँ। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, अब मैं साइज निकाल रहा हूँ कि किस ए और सी ऑप्शन में से किस ऑप्शन से साइज उस टेस्ट का अल्फा होगा, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। सो बट क्या कर सकते हैं इसमें हम, यस, सो डू वन थिंग, अगर मैं बोलूं काई स्क्वायर यहाँ है, एक में है 2n 1 माइनस अल्फा और एक में है काई स्क्वायर 2n अल्फा, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, टी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सही है, लेस देन है, सॉरी यहाँ लेस देन है, मैंने मोर देन लिखा, यहाँ लेस देन है ना, सो एक तो गलती है, यहाँ क्या लेस देन है ना, यहाँ पे तो यही लिखना पड़ेगा ना, किसका साइज, मैं साइज निकाल रहा हूँ इससे ऑप्शंस का, तो लेस देन नॉट मोर देन, लेस देन। सो ऑप्शन ए जो है
और ऑप्शन सी जो है यहाँ लेस देन है यस। अब बताओ पहले को 1 माइनस अल्फा, दूसरे को अल्फा। पहले में अल्फा होगा। जब काई स्क्वायर तुम करते हो यहाँ अगर तुम लिखते हो काई स्क्वायर 2n अल्फा तो इसका मतलब क्या राइट साइड प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और लेफ्ट साइड कितनी होती है इस नोटेशन हिसाब राइट से? साइड अल्फा होती है, लेफ्ट साइड अब देखो इस क्वांटिटी से लेस की बात कर रहा है तो अगर काई स्क्वायर 2n अल्फा है तो इससे लेस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी। तो इस लॉजिक से बताओ यहाँ क्या आएगा, इससे लेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा। इस क्वांटिटी से लेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ध्यान से देखो। सो दिस इज काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। अब बताओ इसके राइट साइड कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसके लेफ्ट साइड कितनी 1 प्रोबेबिलिटी? माइनस अल्फा राइट साइड पे और लेफ्ट में अल्फा। हाँ अब बताओ जो पूछ रहा हूँ मैं कि इस क्वांटिटी के लेस देन प्रोबेबिलिटी कितनी है? अल्फा। अल्फा है। और यहाँ इस क्वांटिटी से लेस देन प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस अल्फा। अब देख लो तुम्हें साइज क्या चाहिए था? अल्फा ना? यस तो यहाँ पे क्या पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकाला काई स्क्वायर 2n आया, दैट्स व्हाई ए और सी में बी करेक्ट, तो बी डी आउट। अब किसका साइज अल्फा होगा? तो साइज अल्फा ए का आ रहा है, सी का नहीं आ रहा है, सी का 1 माइनस अल्फा साइज आ रहा है। लेस देन दैट क्वांटिटी काई स्क्वायर 2n लेस देन दिस, so less than this is this much only whatever this coefficient is, more than sorry 1 minus ना मतलब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है तो लेस देन है तो 1 माइनस अल्फा अल्फा आया यहाँ से और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आया, लेकिन मुझे साइज अल्फा चाहिए। यू लुक एट वंस अगेन, क्लियर इसको? ये नोटेशन क्लियर है, नोटेशन समझना पड़ेगा। दिस t is nothing but chi square 2n, this t is nothing but chi square 2n, इसको 2 ये पहले मैं डिराइव किया कि उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है वो चीज है। अब उससे ये आ गया तो मुझे अल्फा चाहिए था, सो लेस देन दिस क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है सो इससे लेस प्रोबेबिलिटी अल्फा है और ये बोल रहा है लेस देन दिस इज 1 माइनस अल्फा, सो दैट इज करेक्ट। सो दिस इज क्लियर? हाँ इट इज सर। फाइन। ओके नेक्स्ट बताइए। अच्छा ये 37, तो इसका बी ऑप्शन बता दीजिए। ओके बी अब मेरा डाउट है आपको, ठीक है। सो बी में क्या है, कैन वी राइट इट लाइक, इसको देखो √2 टाइम x1 अपॉन, इसको मैं आपको पता है मॉड x को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट में व्हाट, एक्स स्क्वायर कर लो यहाँ भी। सो x2 प्लस x3 होल स्क्वायर का रूट, सही है? बी ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, चलो अब करो। सो ये नॉर्मल 0 1 है तो x1 अपॉन रूट अंडर x2 प्लस x3 अपॉन √2 होल स्क्वायर, इज इट फाइन? यस सर। देख लो। सो नॉर्मल 0 1 अपॉन ये हो गया काई स्क्वायर 1 का रूट, क्या होता है ये? t1। सो दिस इज t1, ओके तो t1 दिस आल्सो ट्रू। काई स्क्वायर 1 कैसे हुआ? x2 प्लस x3 अपॉन दिस इज नॉर्मल 0 1 तो उसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1 हुआ। सर वो मॉड में कन्वर्ट करना हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस लॉजिक इज यूज्ड, ओके नेक्स्ट। 38। सो 38 में क्या है तो तुमसे पूछ रहा है अब, है ना, कि x and b है सीक्वेंस ऑफ id रैंडम वेरिएबल विद x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब x1 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और x1 1 है इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ओके। तो un इज नथिंग बट द x बार, ठीक है, vn इज नथिंग बट द, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज मैं इधर लिखता हूँ 38।
तो x1 x2 xn IID है एंड इस तरीके से है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है एंड प्रोबेबिलिटी x1 इज 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एक मैं yi नाम देता हूँ 1 - xi को, क्योंकि यहाँ जरूरत है इसकी। देखो ये 1 - xi है ना, इसका नाम yi रख दिया मैंने। ओके सो yi रख दिया। सो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ, y1 इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी और y1 इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? पहले वाला 3/4 1/4। ठीक है, 3/4 और 1/4, क्योंकि आप यहाँ सिंपली लॉजिक लगा पा रहे हो। ओके अब ये जो un है वो कुछ और नहीं, वो x बार है। ठीक है, x n बार समझ लो। और vn जो है 1/n, अच्छा स्क्वायर, मतलब yi स्क्वायर का मीन है। ठीक है, हाँ yi स्क्वायर का मीन है। ओके एक्सपेक्टेशन ऑफ y²। हाँ तो वो कन्वर्ज करेगा। ओके अब जरा ध्यान से देखो फर्स्ट ऑप्शन को। सो un is nothing but 1/n summation xi, i from 1 to n। जो vn है वो है 1/n summation yi स्क्वायर, उसका मीन है। अब क्या करना है आपको कि which of the following statement is are true? Okay, so limit n tends to infinity, probability un minus 1 3/4 this less than 1/100 is 1। ओके ठीक है, तो यू तीन ऑप्शन में तो un ही है, ए बी सी में। तो पहले इनका काम करते हैं। तो मुझे ये बताओ un converges in probability to what? म्यू सर। हाँ ex राइट, या ex1 यू से। अब बताओ ex1 आपका कितना आएगा? 3/4। 3/4। 3/4। अब मैं इसी का डेफिनेशन याद करो, आप क्या बोलता है ये, कोई बताओ मुझे डेफिनेशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 ये होता है कि, या फॉर एनी एप्सिलॉन यू चूज मोर देन 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस म्यू, म्यू इज दिस 3/4 हियर, म्यू x बोल दो है ना, या यू राइट 3/4 बेटर। दिस इज क्या लिखूं, मोर देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। 0 0। एंड इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है xn माइनस 3/4 लेस देन एप्सिलॉन इज 1। 1। अब कोई भी एप्सिलॉन मोर देन 0 होगा, दिस इज वैलिड। सो तुम्हें क्या किया, इस ऑप्शन में एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन दे दिया, व्हाटएवर एप्सिलॉन यू कैन चूज, एनी एप्सिलॉन के लिए ये होल्ड करेगा। तो यहाँ एप्सिलॉन क्या दे दिया तुम्हें, 1/100। 1/100, इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेस देन एप्सिलॉन 1, मोर देन एप्सिलॉन 0। सो एप्सिलॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी इन्होंने, सो दैट इज फाइन। एप्सिलॉन कैन बी एनी रियल नंबर मोर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके अब आते हैं सी ऑप्शन पे। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड है, जैसा आपने डिसाइड किया कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 3/4 जो कि un है, एंड इसी का डेफिनेशन है a एंड b। आपको डेफिनेशन याद है कि नहीं, ये चेक कर रहा है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। अब सी ऑप्शन में सेंटर लिमिट थ्योरम लगाने हैं, ये आपको देखो कन्वर्ट करते हैं। सो अब बताओ un x बार ही तो है, सो x बार माइनस इसका मीन है 3/4। x बार का वेरिएंस कितना होगा, अब यहाँ से मुझे बताओ x बार का वेरिएंस कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो बोले x1 का वेरिएंस निकालो, यू फाइंड वेरिएंस ऑफ x1 3/16। 3/16 मतलब 3/4 9/16 मतलब 3/4 माइनस कितना आ रहा है, 3/4 माइनस 9/16 आ रहा होगा ऐसा। 3/69। हाँ एक मिनट, जैसे आपने मुझे बताया कि मीन इसका ये है, मैं पूछ रहा हूँ
वेरिएंस ऑफ x1 क्या है? 3/16 3/16 है 3/16 है। ओके, तो यहाँ से मैं ऐसा करूंगा 3/16 ये सिग्मा स्क्वायर बोल देता हूँ ना, तो 3/16 ये तो सिग्मा स्क्वायर है अपॉन रूट n। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 बाई तो रूट सेंटर होगा लिमिट थ्योरम, ठीक है ना। तो सर ये रूट था वी, हाँ अच्छा रूट, यस यस, सिग्मा बाई रूट n, ये वेरिएंस था ना, सिग्मा स्क्वायर है यहाँ, सिग्मा बाई रूट n, हाँ ठीक है। सो मतलब ठीक, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज कर रहे हैं, यहाँ हम सेंटर लिमिट थ्योरम यूज कर रहे हैं। सो लेट मी राइट इट हियर अगेन। सो ये बोल रहा हूँ जो इसका सिग्मा है रूट अंडर 3/16 अपॉन रूट n, तो इसको बेटर है तुम यहाँ भेज दो। ओके, सो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस। तो ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सी पे आते हैं कि रूट दिस लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सो ठीक है ना, ये देखो, तो इसको मैं लिखता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी रूट n un जो कि x बार है -3/4 लेस देन इक्वल टू 1। ये फाइंड करते हैं क्या आता है, अगर करेक्ट आएगा तो मैच करेगा, ठीक है। रूट n un/4 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। सो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी un -3/4, ये तो है ही ऑलरेडी, रूट n भी है, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 3/16 के रूट से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा डिवाइड 3/16 के रूट से। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इक्वल टू z z लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 4/√3, सो दिस इज नथिंग वन 5 4/√3, यस और नो? हाँ सर। ठीक है ना। सो इसका मतलब हुआ कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, यहाँ 5/2 कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ Vn की बात कर रहा है, ठीक है, Vn की बात कर रहा है, Vn के बारे में सोचेंगे, सेंटर लिमिट थ्योरम यूज होगा, तो Vn, चलो सो Vn से पहले मुझे यहाँ बताओ Vn क्या था। Vn आप यहाँ देख रहे हो, ये है दिस क्वांटिटी, सो दिस, मुझे पहले यहाँ से बताओ कि ये जो yi आपके पास है ना, ये इसको यूज करके बताओ e ऑफ y1 क्या है और वेरिएंस ऑफ y1 क्या है, बस ये बताओ। 1/4 e of y1 1/4, हाँ, वेरिएंस कितनी आ जाएगी? अच्छा, उससे पहले ये बता दो, ये भी 1/4 ही रहेगा, y1 स्क्वायर, यस सर, ठीक है ना, ये हाँ, वेरिएंस कितना आ जाएगा? 3/16 3/16 यहाँ चेक कर लो, हाँ यस सर। ओके, तो अब देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं डी ऑप्शन में। सो दिस वाज सी ऑप्शन, दैट वाज इनकरेक्ट। अब डी ऑप्शन को चेक करना है, तो डी ऑप्शन बोला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी रूट n vn -1/4 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। सो vn -1/4 है ना, लेस देन इक्वल टू 1। सो अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी रूट n vn -1/4। सो vn जो है, vn का मीन कितना है, 1/4 ना। अच्छा vn, एक मिनट, vn का एवरेज था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ से e ऑफ yi स्क्वायर कितना है, 1/4 है। सो जब तुम इसका एवरेज लोगे तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, n टाइम 3/4 अपॉन n टाइम 1/4 अपॉन n, मतलब सेम ही आएगा। मेरा मतलब ये है कि व्हाट इज द मीन ऑफ vn, 1/4 ही होगा। चेक कर लो, 1/4 ही होगा, क्योंकि ये 1/4 है, इसी लॉजिक से सेम जैसे x1 का जो मीन था वही x बार का था, वैसे ही y1 स्क्वायर का जो मीन है, तो y1 स्क्वायर का जो एवरेज है उसका भी मीन सेम रहेगा। तो टेक द मीन, y1 बर्नौली है तो y1 स्क्वायर भी बर्नौली होगा। यस यू राइट। सो उससे मीन सेम रहेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि दिस इज द मीन। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ o? सो यहाँ से आपको vn का वेरिएंस निकालना है, यू नीड वेरिएंस ऑफ vn का रूट, ठीक है ना।
तो चलो थोड़ा सा मैं अभी एक बार और इधर काम करता हूँ, फिर आते हैं। 1 अपॉन जो भी यहाँ डिवाइड करो वो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे पहले तुम जरा इधर ध्यान दो। देखो e ऑफ y1 स्क्वायर है 1/4, और तुम्हें क्या चाहिए, vn है 1/n समेसन yi स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट यू डू व्हाट, अगर वेरिएंस ऑफ तुम्हें vn चाहिए, सो दैट इज वेरिएंस ऑफ y1 स्क्वायर अपॉन n, ये होता है ना। हाँ सर। ठीक है ना, जो x बार का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, इंडिविजुअल का वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑफ y1 स्क्वायर बताओ मुझे, वेरिएंस ऑफ y1 नहीं, तुमने वेरिएंस ऑफ y1 बताए थे 3/16। हम आस्किंग वेरिएंस ऑफ y1 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 की पावर 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट फाइन? हाँ सर। ठीक है, और ये भी क्या ही प्रॉब्लम करेगा, सेम ही आएगा ना। 1/4 माइनस है ना। हाँ सर। 3/16। सो ये भी सेम ही है एक्चुअली। ओके, सो अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये 3/16 ईच वेरिएंट, यहाँ ये यहाँ भी सेम ही लॉजिक होगा फिर, कि देखो कर क्या रहा हूँ मैं, इसका मीन सब्ट्रैक्ट किया और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, इसका रूट, और ये रूट एन ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो यहाँ है ऑलरेडी रूट एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी रूट 3/16। अब देखो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस माइनस दिस, और ये मिलके स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका अपॉन में, ठीक है। तो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं, ये आ गया, दिस इज 5 4/√3। चेक, ये वेरिएंस है y1 स्क्वायर, ठीक है ना। सो यहाँ से ये हो गया कि दिस ऑप्शन इज ट्रू, बस ये गलत था, बाकी तीनों ट्रू है। इज इट फाइन? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट 46। सर 40। 40, ओके। 40 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 PDFs, f0 take this, f1 is this, let x be the random variable having, मतलब PDF या तो f0 होगा या f1 होगा, 2 PDF है। h0 में कह रहा है कि f0 PDF यूज करो, h1 में कह रहा है f1 यूज करना। अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x द मोस्ट पावरफुल टेस्ट टू रिजेक्ट h0। तो सिंपल वैसे सिंपल है, तो मोस्ट पावरफुल उससे आएगा निम्न प्रश्न लेमा से। सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन k, ये होता है क्रिटिकल रीजन। सो व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, क्या है, क्या दिया इन्होंने, PDF ना, और सिंगल रैंडम वेरिएबल है। सो लाइक्लीहुड क्या होता है, PDF ही होता है ना एक रैंडम वेरिएबल के लिए, सर 2x अपॉन 1। ठीक है ना। सो ये 2x है, और अपॉन में इसमें क्या है PDF 1 अपॉन 1 लेस देन इक्वल टू k, सो x लेस देन इक्वल टू k, ये आ गया क्रिटिकल रीजन, ठीक है जी। तो रिजेक्टिंग h0 व्हेन दिस हैपेंस, अब अल्फा यूज कर लो, तो अल्फा से k आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k गिवन क्या होता है, अल्फा, अल्फा होता है रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। सो f क्या लोगे, f0, h0 में यही तो है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k व्हेन, तो ठीक है ना, यूज करो अंडर h0 0 to k इंटीग्रेशन करना, 0 to k f0 में करोगे, f0 क्या है तुम्हारा 2x 2x dx, तो कितना आ गया ये k स्क्वायर, अल्फा कितना था तुम्हारा 0.05, यही है ना। सो व्हाट इज k हियर, मतलब मत निकालो तुम, रहने दो अभी, क्या पता इसी की जरूरत पड़ जाए। तो ये मैंने अभी k निकाला, किसको यूज करके, अल्फा यूज करके। क्रिटिकल रीजन आया
नीमन पियर्सन लेमा से, ठीक है, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, कोई भी एक समझ लो। सो ठीक है ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज होता है नीमन पियर्सन लेमा में। सो उससे हुआ और के आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, तो ठीक है भाई, इसको तो निकालना पड़ेगा फिर। x लेस देन ना, सबके इक्वल टू 0.2236 आ रहा है। 0.2236 आ गया। सो देख लो, बता कह रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए रिजेक्ट करोगे एच नॉट को। तो एच नॉट रिजेक्ट होगा अगर x लेस देन इक्वल टू ये है। तो बताओ लेस देन कौन है इसमें से, ए एंड बी। ए एंड बी। ए भी है बी भी है, हाँ ठीक है। रूट निकालो 0.0, कैलकुलेटर अलाउड है, एग्जाम में रहता है स्क्रीन पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो सेल्फ कैलकुलेटर रहता है। सो स्क्रीन पे तो वो कैलकुलेटर यूज करो। अब देख लेना, कई बार कैलकुलेटर में जो यूज नहीं करेंगे एग्जाम में दिक्कत होगा। तुम पहले रूट दबाओगे फिर नंबर दबाओगे, वहां कई बार होता है नंबर लगा के रूट लगाना होता है। तो तुम देख लेना यूज करके पहले ही कि पहले 2 का रूट लेना है या रूट लेके 2 लेना है। ये अलग अलग कैलकुलेटर अलग अलग सिस्टम है, बता रहा हूँ। ये नहीं फोन वाला कैलकुलेटर वहां समझ लो तुम। तो जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ आएगा कौन सा पहले लिखना है, 2 का रूट लेना है या रूट का 2 लेना है। समझदार लोगों को समझ आ रहा होगा। हाँ नेक्स्ट बताओ। ये ठीक है जी, इनका डाउट था तो समझ आया ये। यस सर। सर 46 बता दीजिए 46 सर। कैलकुलेटर यूज को लेके आप एक वीडियो बना दीजिए ना। अच्छा बना सकते हैं, चलो देखते हैं। गेट कैलकुलेटर नाम से एक ऐप प्ले स्टोर पे है, उसको डाउनलोड करके यूज करके देखो। चलो देखते हैं, ट्राई करता हूँ। 46 चलिए 46 देखते हैं ना। तो 46 क्या कह रहा है, let x be a random variable having the Poisson 4 distribution, है ना, कि x कोई रैंडम वेरिएबल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 4 है, and e be an event such that probability of e given x is equal to I is 1 minus 2 की पावर I from 0 1 2 3 infinity कुछ भी हो सकती है। probability of e क्या है, तो गिवन में क्या है तुम बताओ, गिवन में क्या क्या है। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 ऐसे चलता जा रहा है। ये E1 इवेंट है मान लो, ये E2 है, ये E3 है, इस तरीके से चल रहा है। तुम्हें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन EI, ये तुम्हें गिवन है। और तुमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी E का। तो बताओ EI को कैसे इन्वॉल्व करोगे E में। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन EI लिख देता हूं इसको, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ समेशन लेना पड़ेगा I फ्रॉम 0 to infinity। एक्चुअली इस फॉर्मूले का नाम भी है, क्या नाम है जी, टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो यूज करो। तो मुझे इसको एक तो यूज करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI भी पता है मुझे। देखो कैसे पता है, x be a random variable having Poisson 4। मुझे ये बताओ पॉइजन में सपोर्ट क्या होता है, 0 1 2 3। 0 1 2 3, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर I की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, a raised to minus 4 raised to I upon I factorial। लैम्डा रेज़ टू पाई अपॉन I फैक्टोरियल। तो देखो यही EI है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI पहले लाइन से आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI या E गिवन EI यहाँ दे रखा है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आ जाएगी। इज इट क्लियर, मैं लिख देता हूँ 46 ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi, जिसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बोल रहा हूँ। यह है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर I अपॉन I फैक्टोरियल, फिर I कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन x इज इक्वल टू I, जिसको मैं लिखूंगा E गिवन EI
ये अलग है, ई आई अलग है, ठीक है। सो इसका प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखा है 1 - 1/2 की पावर आई, क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ई का, तो हमारे पास पार्टीशंस है E1 E2 E3 EN, और ई कोई इवेंट है एसोसिएटेड विद दैट। तुम अगर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट याद है तो उससे तुम रिलेट कर पाओगे कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। वहां ए लिखते थे, यहाँ पे ए की जगह ई है फॉर्मूला में, जब मैंने लिखाया होगा तो ए, और समेशन I फ्रॉम 0 to infinity। सो समेशन I फ्रॉम 0 to infinity ये हो गया e की पावर -4, क्योंकि लैम्डा यहाँ 4 है, क्वेश्चन में गिवन है 4 की पावर I अपॉन I फैक्टोरियल इनटू 1 - 2 की पावर -I। ये वही था जिसको मैंने 2/2 की पावर I लिख दिया है, ये क्वेश्चन में है 2 की पावर -I, ठीक है, हो गया। अब इसको समेशन कर लोगे तुम, तो इसमें तो कहीं I है नहीं, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। समेशन I फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, यहाँ I फैक्टोरियल है जी, सो मल्टीप्लाई कर दो 4 की पावर I माइनस 2 की पावर I होल अपॉन I फैक्टोरियल। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो e की पावर -4 बाहर है, समेशन 4 की पावर I अपॉन I फैक्टोरियल I फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस समेशन 2 की पावर I अपॉन I फैक्टोरियल I फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e⁴ हाँ, e रेज़ टू पावर x का एक्सपेंशन पता होगा आपको, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो r की जगह i है यहाँ पे, x की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल, इसका समेशन जो होता है वो e की पावर 4 हो गया माइनस e की पावर 2। तो फाइनल कितना आया? ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से अप्रॉक्स। (0.86) 286 यानी 0.8 समझ नहीं है, कोई एक बोलो। 2.86 ठीक, बाकी लोग वेरीफाई कर लेना जी। ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट। सर 14 नहीं समझ आया? सर 49 49, ओके। 49 में ये बताओ क्या बोला इसने? Let the sample mean based on annual this of distribution with this, मतलब x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है 3.7, ये बोल रहा है ना, and the MLE of this equals। तो पहले तो मुझे ये बताओ एक्सपोनेंशियल लैम्डा में लैम्डा का MLE क्या आता है? ये निकालोगे, निकाल सकते हो ना, MLE ऑफ लैम्डा इन एक्सपोनेंशियल लैम्डा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के क्या आता है? पीडीएफ देख के बोलना पड़ेगा। हाँ, पीडीएफ तो में दे रखा होगा, पीडीएफ 49 में, पीडीएफ लैम्डा ई के ऊपर माइनस लैम्डा एक्स होगा। फर्स्ट पेज पे जाओ, आपको मिल जाएगा। सो पीडीएफ वी हैव लैम्डा ई के ऊपर माइनस लैम्डा एक्स। so 1 लैम्डा का x बार होगा। अच्छा, हाँ वो चेक करना पड़ेगा आपको क्या आता है, अगर देखो। लैम्डा सो इस 1/x बार। सो इस पीडीएफ में आपके पास MLE ऑफ लैम्डा क्या आएगा? सो MLE निकालना मुश्किल नहीं है, पीडीएफ पता है तुम्हें, पीडीएफ का प्रोडक्ट लो एक साइज पे, सो 1/x बार आ जाएगा, ये कह रहा है MLE आएगा। अब ये तुम्हें फाइंड करना है क्योंकि मुश्किल नहीं है, हमने क्लास में किए होंगे, आप ही कर सकते हो इजीली। दिस इज फाइन, सो 1/x बार आ गया। सो ये x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता है, तो मुझे बताओ MLE लैम्डा का जो है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी हो गई? दिस है ना, जो भी MLE लैम्डा का होगा ये क्वांटिटी 1/x बार, तो 1/x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सर हाँ हो जाएगा ना अब। ओके सर, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, अब ये वैल्यू 1 ये आ गया, इसको पुट कर यही आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1/3.7। ठीक, तो इसको कैलकुलेटर से निकाल लो। नेक्स्ट 57 सर। 57,
ये वाला ना? यस सर। ओके, सो 57 कह रहा है कि तुम्हें क्या बोल रहा है कि a computer lab has 2 printers handling certain type of printing jobs. Printer 1 and printer 2 handle 40 and 60% of the job. The printer 1 40% job करता है, printer 2 60% respectively. For a typical printing job, printing time in minutes, ठीक है, printing in minutes of a printer 1 follows normal 10-4 distribution. That of the printer 2 follows uniform 121 distribution. If the randomly selected printing job is found to have been completed in less than 10 minutes. देखो दो तरह का प्रिंटर है ना, E1 E2 है, printer 1 E1 printer 2 E2, दो इवेंट है। अब दोनों के प्रिंटर E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो है 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो है 60%। अब एक इवेंट ए दिया है, ए क्या दिया है कि प्रिंटिंग जॉब 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, प्रिंटिंग जॉब कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया, ये गिवन है तुम्हें। क्या पूछ रहा है तुमसे, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज हैंडल्ड बाय प्रिंटर 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। सो ये फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है, क्या यूज होगा, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, बेस थ्योरम का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। सो मुझे दो चीजें और इसमें जाननी है, इस फॉर्मूला में क्या होगा, सो दैट इज द कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, वो याद रखा है, नॉर्मल 10-4 नहीं, A गिवन E2 का है यूनिफॉर्म 121 और A गिवन E1 इसका है नॉर्मल 10-4। ये क्या कह रहा है, प्रिंटर 1 अगर काम कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 मिनट में होगा, तो इससे निकालना पड़ेगा। देखो मैं इधर कर देता हूँ फिर 57, तो E1 है 40%, E2 है 10% नहीं 60%, और इवेंट ए था कि जॉब कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट्स का मतलब ये हो गया कि अब तुमसे पूछ रहा है कि मतलब एक्स मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है, उसमें टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय जॉब है ना, टाइम या टी लिख दो जस्ट, चलो टी है टाइम टेकन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, अगर प्रिंटर 1 काम कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 मिनट में काम हो जाएगा। सो मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्रिंटर आई ऐसा बोल दो। सो यहाँ से T1 लेस देन 10 और T1 जो था नॉर्मल, T1 था टाइम टेकन बाय प्रिंटर 1 बोल रहा हूँ, सो नॉर्मल 10-4, ठीक है, एंड T2 है यूनिफॉर्म 121, ठीक है। सो बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू मीन घटा लो इसका, 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, यस क्या जेड हो गया ना अब ये, क्योंकि ये नॉर्मल था तो हमने जेड में कन्वर्ट कर लिया, जेड लेस देन 0 कितना होता है 0.5। हाफ। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 आ गया, ये पता था, ये पता था, ये आ गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 चाहिए, तो मतलब सेकेंड प्रिंटर काम कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है 10 मिनट के अंदर काम हो जाएगा, तो T2 टाइम टेकन बाय प्रिंटर 2 इज लेस देन 10, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था यूनिफॉर्म 121, तो ये इजी है क्योंकि इसका पीडीएफ होगा 1/20 b माइनस a 1/b माइनस a, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 10 है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 से 10 में इंटीग्रेट कर दो, कितना आ गया dt कर दो शायद 9/20। 9/20 चेक कर लो है ना, यस सर। लेस देन 10 मिनट तो 9/20। अब क्या हो गया, पुट कर लो वैल्यू। सो यहाँ से अगर हमें फाइंड करना था क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रिंटर 2 ने काम किया है, अगर आपको पता है कि 10 मिनट में काम हो गया है,
So E2 into A given E2 upon total probability E1, A given E1, E2, A given E2, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर लो वैल्यूज अब। सो ये था E2, डेटा सही लिखा ना 40 60, हाँ। सो 40 अपॉन 100 इंटू कितना आया था, अरे यार E2 है ना पहले, तो E2 कितना ले रहा है 60%। E2 सेकेंड प्रिंटर का कितने काम 60%, 9/10. 9/10। अब E1 40% वर्कलोड है और 20 सर, 9/20. 20 और यहाँ से 1/2 60/100 9/20। चेक कर लो एक बार, एक मिस्टेक ना करो। यू जस्ट, तो यहाँ से क्या करो, एक तो ये 100 हटा दो, तो बचा 9/20 और ये जो 1/2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/20। तो ये 20 उड़ा दो, तो अब हो गया 9/19। देख लो कल क्या आता है अप्रॉक्स। 0.57. ठीक है, देख लो फिर। हाँ, इसमें डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये किसी को डाउट है, क्लियर है ना ये? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है या हो गया खत्म? नहीं सर 58। 58। कह रहा है कि लेट x1 x2 x3 x4 x5 x6 दे रखा है, be the data on the random sample of size 6 from binomial 1 theta, मतलब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, then uniformly minimum variance unbiased estimated। तो फॉर्मूला लिखा था हमने। तो इसमें जब बर्नौली में तुम कंप्लीट सफिशिएंट निकाल दो, क्या क्या है 1 0 0 1 0 1 है, पहले तो लिख लेता हूँ मैं। सो 58 1 0 0 1 0 1 मतलब x1 x2 x3 x4 x5 देख लो, है ना 1 0 0 1 0 1। ये मतलब डेटा लिखे मैंने, विद डेटा फ्रॉम, सो दिस x1 से ले x6 तक these are binomial 1, थीटा। जब इसमें तुम फाइंड करते हो तो कंप्लीट सफिशिएंट क्या आता है, अगर इसका मैं पीएमएफ लिखूं उससे कंप्लीट सफिशिएंट क्या आता है? सम ऑफ x. सम ऑफ एक्स ही आएगा, क्योंकि क्लास में ये सब कर रखा है। जो लोग नए हैं वो वीडियो देखो पुराने। सो हाउ टू फाइंड कंप्लीट सफिशिएंट, तो कंप्लीट सफिशिएंट समेशन एक्स आ जाएगा। और हमने फॉर्मूला लिखाया होगा आपको, t/n कितना आता है। सो यूएम भी यूज होता है, इसका थीटा हो जाएगा। हाँ, और एक्सपेक्टेशन ऑफ t इंटू t-1/n/n-1, इसका क्या आता है? ये सर थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए था, देखो इसको खोलोगे तो क्या है ये, ठीक है ना। सो यूएम भी निकालना है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो t/n होता है दिस इज UM/VUE ऑफ थीटा, ये हमने क्लास में किया हुआ है। t इंटू t-1/n/n-1 इज UM/VUE ऑफ थीटा स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले तुम, तो इसको तुम अगर ऐसे कर लोगे तो e ऑफ t/n t/t-n/n/n-1 दिस इज थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, थीटा कॉमन ले लोगे थीटा प्लस 1। अब इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। सो बताओ भाई, n क्या है हमारा 6 और t की वैल्यू क्या है, इन सबको ऐड कर लो कितना आएगा। 3। तो ये 3 है। अब इसमें पुट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 3/6, 3 इंटू 2/6 इंटू 5 करो, चेक करो ये है क्या 0.7। तो ये आपका आंसर है।
क्लियर है ये? यस सर क्लियर हो गया। ये UMBU होगा इसका, और जस्ट उससे ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी थी मुझे यहाँ पे, तो ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है, उसको पुट करनी थी बस। तो ये आंसर है, और इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ 0.7, 57 का दिखा है इसमें। ठीक है ना? हाँ सर, एक बार 57 का जो आपने सॉल्व किया था। अच्छा ओके, सर ये 9/19 0.47 आ रहा है, और 9/19, हाँ तो आंसर क्या है? 0.55 से 0.60 तक आंसर ये आ की। रहा है? हाँ ये आ रहा है, बट आंसर की में 0.55 से 0.60 तक। अच्छा, तो हमने कहीं मिस्टेक किया होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ मिस्टेक किया, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना। एक तो मैं जल्दीबाजी में कर जाता हूँ, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, है ना? मैं तो फास्ट रहता हूँ ना, तो चक्कर में मिस होता है। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, समझ आ रहा है ना? तुम लोग कैलकुलेशन देखो ध्यान से। तो ऊपर होता 6 into 9, और नीचे होता 4 into 10 plus 6 into 9। अब करो कितना आता है? कितना होगा? 54/94। अब बताओ। हाँ सर, अब आ रहा है 0.57। ठीक है, वो तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं कैलकुलेट ना, तो मुझे 2-3 बीमारियां हैं, एक तो याद ना रखने की, दूसरी एक कैलकुलेशन मिस्टेक करने की, है ना? क्योंकि वो फास्ट रहता है, जल्दी जल्दी में वो मिस हो जाता है, तुम्हें केयरफुली करना पड़ेगा। ओके 59। 58 हो गया, 59। सो 59 जो है, इसके दो तरीके हैं। आप लेमन सेफी यूज कर सकते हो, या राव ब्लैक बेल यूज कर सकते हो, अलग अलग दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, मेथड अलग अलग थोड़े होंगे। तो देख x1 x2, हालांकि ये पहले उन्होंने क्लास में जो लोग बच्चे होंगे क्लास में किए होंगे, देख लो रिवीजन हो जाएगा। जो नए हैं स्पेशली उनके लिए तो फर्स्ट टाइम होगा। सो x1 x2 b डेटा ऑन, एक पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक पे बना हुआ है यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो। उसमें क्या है कि इस तरह कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ये हट के क्वेश्चन है। So let x1 x2 be data on a random sample of size 2 from Poisson theta distribution. Theta 0 से infinity में, psi cap be uniformly minimum variance unbiased estimator of psi theta. अब देखो आपका xi फॉलो कर रहा है Poisson theta, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, कुछ समझ आ रहा है? इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है? ये क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ k ग्रेटर देन। हाँ, ये जो साई थीटा है वो कुछ और नहीं है, समेशन k फ्रॉम 4 से इंफिनिटी तो है ही, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 4, लेट्स से x1, इस तरीके से। तो ऐसा है, बेस्ड ऑन अ नेगेटिव डेटा, सॉरी बेस्ड ऑन अ गिवन डेटा, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। सो साई कैप की वैल्यू क्या होगी, तो ये यूज करना है फिर से। सो इट इज वैल्यू ऑफ साई कैप। तो साई कैप क्या है? UMVUE ऑफ साई। देखो सो जो 59 है, 59 जो है उसमें आपको x1 की ऑब्जर्व दे रखी है, x2 की, x1 की 1 है, x2 की 4 है, राइट? सो ये ऑब्जर्व वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है? और आपको एक साई थीटा दे रखा है, समेशन k फ्रॉम 4 से इंफिनिटी e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट x1 मोर देन 4 इक्वल टू 4। और आपको ये बता रखा है कि जो x1 है और x2 है दे आर IID पॉइसन थीटा, ठीक है? तो ये सब इंफॉर्मेशन है। x1 x2 का रैंडम सैंपल मतलब IID, ठीक है? सो साइज 2 का पॉइसन है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है ना? x1 x बाद में यूज करेंगे उसको। दिस
साइक का भी यूनिफॉर्मली दिस सही तरह दे रखा है बेस्ड ऑन गिवन डेटा। तो पूछ रहा है कि इसका यूएम भी निकालो। तो देखो फिर से हमने ये सब क्लास में किया होगा। पॉइजन थीटा बताओ, इसका पॉइजन थीटा में कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है? ये भी समेशन xi होगा। सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, एन यहाँ 2 है भाई द वे ना, ये 2 ही सैंपल है तो एन की वैल्यू 2 है। सो अच्छा, ये टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो? पॉइजन 2 थीटा। ठीक है, x1 2 ही सैंपल है, n 2 है, तो दिस तो इसका हो जाएगा पॉइजन 2 थीटा। सो यहाँ से क्या होगा कि ओके, सो अब क्या करना है हमें कि पॉइजन 2 थीटा हो गया ये। अब देखो मैं अगर राव ब्लैकवेल यूज करता हूँ तो इजी पड़ता है, सो राव ब्लैकवेल से करता हूँ। तो राव ब्लैकवेल क्या कहता है कि आपके पास कोई एक एस्टिमेटर है जो कंप्लीट सफिशिएंट है, ओके, और एक अनबायस्ड है, मान लो डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर और टी कंप्लीट सफिशिएंट है। तो ये क्या कहता है कि इसका जो वेरिएंस होगा, एक नया बना लेते हैं एस्टिमेटर, लेट्स से T1 बोल दो, T1 नया है या कुछ नया नाम देना है तो क्या क्या एस्टिमेटर के लिए यूज करते हैं नोटेशन? सो लेट्स से एच ले लो, चलो एच ले लेता हूँ। सो एच एक एस्टिमेटर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, जैसे टी इज इक्वल टू टी। सो ये जो होगा ये जस्ट टी रखो। सो ये एक एस्टिमेटर होगा, यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एच लोगे तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा आएगा, आपको पता है फॉर्मूला। और डेल्टा कितना एक्सपेक्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर है कितना, साई थीटा का, तो ये साई थीटा देगा। मतलब एच भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है साई थीटा का, ये कहने का मतलब है कि दिस इज ऑल्सो साई थीटा के इक्वल होगा। तो एच, और ये बोलना चाहता है कि टी अगर, हालांकि राव ब्लैकवेल जो पढ़ोगे थ्योरम तो वही कहता है कि टी अगर सिर्फ सफिशिएंट है तो इसका वेरिएंस लेस होगा देन द वेरिएंस ऑफ डेल्टा। मतलब डेल्टा से बेटर एस्टिमेटर तुम्हारे पास ये वाला है, एच है, जब टी सफिशिएंट है। अगर टी सफिशिएंट कंप्लीट दोनों हो गया तो ये यूएम भी हो जाता है। सो एच इज यूएम भी यूई ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है तो एच हमारा क्या है, यूएम भी है। तो ये तो थ्योरी समझा दिया मैंने। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास एक टी है जो कि है x1 प्लस x2 समेशन xi, यहाँ n2 है इसीलिए। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, एक मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ध्यान से देखो। 1 0 1 कब, जब x1 मोर देन इक्वल टू 4 हो। ये आइडिया कहाँ से आया, इसको देख के, ठीक है। सो 0 अदरवाइज। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा। ये of x1 greater than 4 given t 1 into probability x1 more than equal to 4 plus 0 हो जाएगा। so probability x1 more than equal to 4 and that is nothing but the psi theta जो कि यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही है ना? हाँ सर। ओके, सो नाउ मेरे पास अभी दो एस्टिमेटर है, एक टी है और एक डेल्टा है। टी कंप्लीट सफिशिएंट है और डेल्टा क्या है, अनबायस्ड है। तो मैं एक नया एस्टिमेटर बनाऊंगा h, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t, and this will be UMVUE of psi theta because of this logic, ठीक है। सो अब मुझे यही h निकालना है। h हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। सो नाउ जब तुम एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे डेल्टा का, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा h बराबर
प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4, फिर से 1 into हो जाएगा, एंड गिवन t क्या है तुम्हारा, समेशन x i, सो x1 plus x2। अब मैं कुछ भी क्या लूंगा, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम t क्यों लेके चले कॉम्प्लिकेट करें, जब मुझे दे रखा तो यूज कर लेते हैं, नहीं तो t ले लेते हैं, t के टर्म में आंसर आता, चाहे जब इन्होंने दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो यूज कर लेते हैं। सो दिस इज 5, तो ये हमारा आंसर है। अब इसको तो मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें पता है कि x1 x2 जो है इंडिविजुअली IID पॉइसन थीटा है, उससे कर सकते हो तुम, एक वो तरीका है। शॉर्टकट थोड़ा करना है तो फिर से एक थ्योरम है कि इफ, ये हमारा आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब ये निकालना है मुझे, इफ x1 x2 आर IID पॉइसन थीटा, देन बताओ जी x1 गिवन x1 प्लस x2, दिस इज, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल होता है। पैरामीटर्स x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होगी वो अपॉन 1/2, 1/2 क्योंकि एक है दो में से, अगर n होता तो 1/n हो जाता। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं t ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक नया, मान लो इसका नाम मैं w रख देता हूँ। w क्या है, x1 गिवन x1 प्लस x2, तो w रख दिया। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, अब ध्यान से देखो। सो मेरे पास, अब मैं h पे वापस आता हूँ, लेट कम टू h। सो h क्या है, x1 गिवन x1 प्लस x2 इज 5, सो ये जो t है वो 5 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा x1 गिवन x1 प्लस x2 इज 5, दिस इज बाइनोमियल 5, 1/2, ठीक है, क्योंकि x1 प्लस x2 ही है, अगर 3 होता तो 1/3 हो जाता, x1 x2 x3 होता तो, ओके। तो अब यहाँ से देख लो h क्या है, h है x1 गिवन दिस मोर देन इक्वल टू 4, तो मैं हालांकि इसका नाम w रख देता हूँ, तुम्हें समझ आए इसके लिए। सो ये है w मोर देन इक्वल टू 4, मोर देन इक्वल टू 4 है ना, गिवन सेम ही रहता है, कोई प्रॉब्लम, इंपोर्टेंट इज x1 व्हेन गिवन दिस, सो सेम थिंग यू कैन राइट दिस, ये w x1 ही है जब ये गिवन है तब, वो चीज है। सो कैन यू फाइंड w का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? ये w का डिस्ट्रीब्यूशन है, w का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। सो प्रोबेबिलिटी w इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी w इज इक्वल टू 5, सो कैलकुलेट करो, बाइनोमियल 5 हाफ में w इज इक्वल टू 4, 5c4 हाफ की पावर 5, 5c5 हाफ की पावर 5, कितना आएगा, 5 प्लस 1/32, ये 5 ये 1, so 6/32, 3/16, check। ठीक है, Yes, 2.80. सो यहाँ से क्या होगा, और क्वेश्चन ये क्लियर है किसी को, इसमें डाउट है कोई? नहीं सर, तो लास्ट वाला बता दीजिए। नेक्स्ट 60 लास्ट। हाँ सर। सो ये बोल रहा है कि let x be a random variable having normal θ1 distribution where theta is real number, consider testing h0 जहाँ थीटा 0 है, h1 जहाँ थीटा 0 नहीं है, at alpha 0.617 level of significance, power of the likelihood ratio test at theta is equal to 1। तो पहले तो मुझे पावर का फॉर्मूला बताओ। ओमेगा गिवन h। probability of rejecting h0 when h1 is true, यही ना, हाँ ठीक है। सो रिजेक्टिंग h0 कब है, फ्रेस लिखना था, एक मिनट, 60 है ना, चलो इधर कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये तो टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज 60 नंबर,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो एक आपका नॉर्मल θ1 था, अब आपको अल्फा आपने यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x मोर देन k, ठीक है ना, गिवन थीटा इज 0, तो यहाँ से k आया z अल्फा बाई 2, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी आई अभी, z अल्फा बाई 2 हाफ, सो k हाफ आ गई। अब आपको यही k निकालना था एक्चुअली, सो अब मुझे पावर चाहिए, सो पावर इज प्रोबेबिलिटी मॉड x मोर देन हाफ गिवन थीटा इज 1, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये है तुम्हारा। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गया x मोर देन हाफ गिवन थीटा इज 1 प्लस क्या होगा दूसरा, x less than minus सो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा 1 है, मतलब मीन इसका 1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1, वेरिएंस भी 1 ही है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही है, तो कितना आ गया, ये पहला टर्म लिख रहा हूँ मैं, -1/2 greater than -1/2। हाँ -1/2, तो ये यूज कर लिया मैंने इसको। सो एक्चुअली है ना, ये वो हो जाएगा, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जेड में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी x माइनस 1 अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा, -3/2। हाँ, सो यहाँ से आपका आंसर आएगा, ये हो गया z, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन -1/2, इसकी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि हमने वो 1 इसलिए घटाया था z बनाने के लिए, प्लस z, यहाँ क्या आ गया, ये ना, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 minus equal to 0। सो 1 माइनस, इसको और ओपन करना चाहो, सो 1 माइनस 5 हाफ, और इसको और ओपन करना चाहो, सो दिस फाइनल कितना आया ये, चेक करो, यही आएगा, एक बार चेक कर लो, यानी कि मैं जो लिख रहा हूँ सब सही है। सो ये कैंसिल हो जाएगा 1 यहाँ पे, और ये वाली चीज प्लस हो जाएगी जो कि यहाँ लिख दिया मैंने, और ये वाली चीज यहाँ आ गई, फाइन। और ये वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे अब, स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे, ये है ना, तो वो मेनली तुम्हें क्रिटिकल डिवीजन याद रखना था, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू सारी दे रखी है, यहाँ पे पुट कर लो फर्स्ट पेज पे, देखो 5 1.5 कितना है, ये लिख लो अभी, उसको बताना मुझे, 5 1.5 0.9332 लिख लो, और 5 हाफ की जरूरत है ना मुझे, ये है 0.6915, दो नोट कर लो, ठीक है, 6915 और 9332। अच्छा, इसकी यहाँ तो जरूरत नहीं, इधर हमें जरूरत है। सो बताओ 5 3/2 0.9 0.9332 हाँ, और ये कितना था, प्लस 0.6915। ये यस सर, और कैलकुलेट करो इसको, 7583। ये बोल रहे हो, 0.7583। फाइन। सो ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है किसी को, देख लो एक बारी। मेनली क्या है, तुम्हें अब ये ध्यान रखना है कि h0 है, थीटा इज 0, h1 है, थीटा इज नॉट 0। तो ये तुम देखो कि जब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कर रहे हो तो उसमें तुम लाइक्लीहुड अंडर h0 अपन लाइक्लीहुड अंडर h1 में क्या करो, x बार पुट करोगे, यहाँ x बार, यहाँ x ही है वो। सो उस केस में सिर्फ आ जाएगा तुम्हारा क्रिटिकल डिवीजन दिस थिंग। अब k निकालना है तो मैं अल्फा का डेफिनेशन यूज करूंगा, तो k आ जाएगा z अल्फा बाई 2 डेफिनेशन से, फिर पावर चाहिए तो पुट कर लो। अब ये क्रिटिकल डिवीजन आ गया, ये k मैंने निकाल लिया z अल्फा बाई 2, z अल्फा बाई 2 मुझे अल्फा दे रखा है, तो z अल्फा बाई 2 मुझे फर्स्ट पेज पे दे रखा है, वो हाफ है। अब वो पुट कर दिया, अब जस्ट ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मुझे, मैंने z में कन्वर्ट करके ये कर दिया। सो फाइन, ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो ओके देन, आई थिंक दैट इज ऑल। ठीक है ना, और कुछ? नो सर।